अभी एक्सी और एक्सेल में फूड टेक्नोलॉजी या एक्सेल जो कि लाइफ साइंसेज है, जिसमें कि फूड केमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड या फूड इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, जितने भी फूड से रिलेटेड सब्जेक्ट है उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से टॉप 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चंस के बारे में डिटेल एनालिसिस के साथ उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। हम लोग आज यहाँ पर देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो मेजरिंग डिवाइस। ओके, फ्लो मेजरमेंट, तो फ्लो क्या होता है, लेट मी टेल यू, लेट मी सेलेक्ट माय मार्कर। सो हमको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो मेजरिंग डिवाइस, तो फ्लो मेजरिंग डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है। तो वेंचुरी ट्यूब, वेंचुरी ट्यूब तो क्या होती है, एक ऐसी ट्यूब होती है जहां पर हम लोग थिकनेस कम करते हैं, जो कि बर्नौलीज थ्योरम या कंटिन्यूटी की इक्वेशन के हिसाब से चलती है। फिर पिटेट ट्यूब भी हम लोग स्पीड वगैरह मेजर करने के लिए यूज करते हैं। फिर ओरिफिस मीटर भी फ्लो मेजरमेंट में यूज होता है। आपने देखा होगा बहुत जगह पाइप्स में वगैरह पिटेट ट्यूब ओरिफिस मीटर लगा होता है। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर क्या होता है, लैक्टोमीटर विच इज यूज्ड टू चेक द अडल्ट्रेशन इन द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स विथ वाटर। मींस हम लोग इसमें देखते हैं हमारे क्या मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका फ्लो के साथ तो दूर दूर तक का कोई रिलेशन नहीं है। और यह इलेक्ट्रोमीटर का प्रिंसिपल होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है लैक्टोमीटर। ठीक है, मेरे को आप एक काम कीजिएगा, मैं आपको एक हर क्वेश्चन के बाद एक ना एक मतलब एज ए बोल सकते हैं कि एड ऑन किया एक तरह से आपको एक टिप बॉक्स वगैरह कुछ ना कुछ आपको असाइनमेंट देते रहूंगा, ताकि क्वेश्चन के साथ आपकी ग्रोथ आगे बढ़ती रहे। ताकि मतलब ऐसा नहीं कि हमको यहाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिल गया तो यही क्वेश्चन नहीं। गेट में आपको ना, गेट के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि गेट के जितने भी मैंने पेपर देखे ना, गेट के पेपर में हमेशा इनोवेटिव या जो कि मतलब लिमिटेड नहीं, हर एक चीज को डीपली एनालाइज करके, हर एक चीज का थोड़ा थोड़ा नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि हर चीज आपको पता होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इसका मैं बोल रहा हूँ कि वेंचुरी ट्यूब, पिटेट ट्यूब का यूज, मतलब ये तीनों जो है इनका यूज, साथ ही साथ यूज के साथ हमको इन लोग का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन और यूज तो एक ही हो गया, लेकिन साथ ही साथ इनका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, मतलब इन तीनों के प्रिंसिपल थोड़े थोड़े अलग है। एक तरह से आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमारे टॉपिक से हटके बायोकेमिस्ट्री एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन के उससे हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ देखना है कि ह्यूमन बॉडी का जो कितना परसेंट पार्ट हमारा प्रोटीन से बना हुआ है। तो इसका मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं आपको मतलब पहले से आप एक बार गेस कर लीजिए मन में, तो प्रोटीन से कितना बना है, क्योंकि आपने बहुत सारे फैक्ट देखे होंगे। तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आपने फूड केमिस्ट्री पढ़ी होगी, फूड केमिस्ट्री, तो फूड केमिस्ट्री की फेनेमा बुक है, उसमें उन्होंने अच्छे से मेंशन किया। या तो आप जो भी स्टैंडर्ड बायोकेमिस्ट्री या ह्यूमन न्यूट्रिशन के टेक्स्ट बुक रिफर कर रहे हो उसमें भी दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है अप्रोक्सीमेटली 18% के आसपास प्रोटीन होता है, और इसके लिए हम लोग यहाँ पर 20 को करेक्ट आंसर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन आर क्लासिफाइड एज फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल एंड दे फॉर्म specific function in human body, which of the following is a not fat soluble vitamin। ठीक है, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन हमको पता रहने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमको पता करने की सबसे पहले हमको एक क्लासिफिकेशन तो हमेशा रहना चाहिए कि विटामिन हमारे कैसे क्लासिफाइड है। ठीक है, तो विटामिन हमेशा दो पार्ट में, फैट सोल्यूबल और दूसरे होते हैं हमारे वाटर सोल्यूबल। ठीक है, तो फैट सोल्यूबल में हमेशा हमारे आते हैं ए, टी, ई, के, और वाटर सोल्यूबल में हमारे आते हैं बी एंड सी। ठीक है, तो बी में हम B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B12 तक आते हैं। तो यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और क्वेश्चन को आपको रीड करना बहुत जरूरी है। तो हमको पता है कि फैट सोल्यूबल मतलब विटामिन सर क्लासिफाइड फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन बता दिया है। ठीक है, तो विच ऑफ इज नॉट अ फैट सोल्यूबल, तो फैट सोल्यूबल नहीं है, तो वाटर सोल्यूबल कौन सा है, बी। तो बी के अंदर यहाँ पर ऑप्शन कौन सा अवेलेबल है, B6। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, B6।
तो हम जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू फंक्शन ऑफ मिनरल्स। ओके, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत ही मतलब हमारा अनएक्सपेक्टेड और मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट्स में से ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर देखना है कि क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा है कि किस मिनरल का फंक्शन यहाँ पर गलत बताया गया है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। एक तरह से अपन लोग क्या करते हैं, इसमें ऑप्शन डिलीटिंग का अप्रोच रखते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अपन यहाँ शुरू करते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg2+, ठीक है, मतलब Mg2+। तो एंजाइम एक्टिवेटर तो होता ही है, मतलब एटीपी के एटीपी सिंथेसिस वगैरह में जितने भी एंजाइम होते हैं, एंजाइम यूज होते हैं, उसमें मैग्नीशियम एंजाइम एक्टिवेटर, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता हमारा, ये भी कट गया। कॉपर इज यूजफुल इन आयरन एब्जॉर्प्शन एंड कोलेजन, हाँ कॉपर बिल्कुल होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब डाउट क्या है हमारा, सी और डी, ठीक है। मैनेगनीस जो कि हमारा Mn, मैनेगनीस, ये कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में यूज होता है, हाँ ये भी सही है, इसको भी हम लोग कट कर देंगे, तो हमारा ये करेक्ट आंसर है। मेरे ख्याल से ये सेलेनियम जो है ना हमारा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट से ज्यादा ना ब्रेन की एक्टिविटीज वगैरह, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और इसमें हमको, अब मैं आपको इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि आपका असाइनमेंट क्या है। तो ये मैंने मिनरल्स लिखे हैं ना, तो मिनरल्स कितने होते हैं, अल्ट्रा ट्रेस होते हैं, ट्रेस होते हैं, 3 प्रकार के मिनरल्स होते हैं, वो अलग अलग क्लासिफाइड है, और इनका कंजम्पशन मतलब mg पर केजी, या बोल सकते हैं mg पर लीटर के हिसाब से इनको क्लासिफाई किया गया है। तो इनका कितना इंटेक के हिसाब से 15 mg का शायद तक कुछ लिमिट है, उस हिसाब से कैसे क्लासिफाई किया गया है, इसको आप मेरे को मेरे नेक्स्ट वीडियो के या इस वीडियो के कमेंट में बिल्कुल मेरे को मेंशन कर दीजिएगा, मैं चेक करूंगा, ठीक है। अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सेलेनियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन कनेक्शन विद विटामिन। ओके, तो देखिए अब मैं यहाँ पास आपको पहले ही एक असाइनमेंट दे देता हूं कि आप एक काम कीजिए कि विटामिन्स, विटामिन्स नाम का टॉपिक है, तो विटामिन जितने भी टाइप के उनको आप क्लासिफाई कीजिए, फिर उनके साथ बी के भी जितने भी प्रकार हैं, B1 B2 जितने भी XYZ B12 तक जितने भी विटामिन है, और साथ में C, D1 D2 D3 के जितने विटामिन है, फाइलोक्विनोन हो, नियासिन हो, जितने भी, इनका सोर्स, डाइटरी सोर्स ना, डाइटरी सोर्स प्लस डेफिशिएंसी डिसीज वाला एक चार्ट बना दीजिए, ठीक है। अगर ये चार्ट आपको नहीं बनाना होगा, वो हो रहा होगा, तो भी हम लोग हमारा फूड टेक ऑनलाइन बोल के ऐप है, उस पे हम लोग उस नोट सेक्शन में हम इसको भी अपडेट कर देंगे, ठीक है। हम लोग अच्छा सा एक चार्ट बनाएंगे, उसमें हर एक विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है, कौन से विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या है, जनरल नाम क्या है, कैसे क्लासिफाइड है, जैसे कि B1 का क्या नाम है, क्या नाम है। तो ठीक है, हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये वाला असाइनमेंट कीजिएगा। मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ असाइनमेंट दूंगा, उन असाइनमेंट को आप अगर फॉलो अप लेते हो, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि फूड टेक का जो आपका 35 मार्क्स का है, जो कि एक्सी के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, तो आप कहीं पर से यहाँ पीछे नहीं छूटोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमको कनेक्शन विथ विटामिन, विटामिन इज हाईली सेंसिटिव टू एसिड, एयर एंड लाइट, विटामिन सी एंड डी आर सेंसिटिव टू अल्कलिनिटी, एयर, लाइट एंड हीट, thiamine act as an coenzyme in energy metabolism, niacin helps in absorption of dietary calcium and phosphorus। मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई ट्रिक नहीं रहेगी जब तक आपको ये चार्ट नहीं पता होगा, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर आपने गेस कर लिया तो आप अपना आंसर मन में रखिए। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या मैच होता है कि नहीं। तो यहाँ पर दिया है नियासिन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये सीधा सीधा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें सच आपको कोई सा रॉकेट साइंस नहीं था, आपको यहाँ पर इस चार्ट की हेल्प से आप बना सकते हैं, ठीक है। चार्ट हम लोग बहुत जल्द अपडेट कर देंगे हमारी एप्लीकेशन पे, ठीक है। द विस्कोसिटी वैल्यू ऑफ 50 सेंटीपोइस विल बी इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी पास्कल पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो मेरे को बताइए कि सेंटीपोइस क्या है और ये पास्कल पर सेकेंड क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये सब है क्या, विस्कोसिटी के यूनिट्स। अब इनमें से सीजीएस और एसआई यूनिट कौन सा है मेरे को आप बिल्कुल बताइए, ठीक है। तो मैं आपको कन्वर्जन डायरेक्ट दे देता हूँ, 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीपोइस, ठीक है। अब आप मेरे को पॉइस की और ये सब चीज की मीनिंग बिल्कुल एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो हमारा 50 सीपी
50 cp विल बी इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल पर सेकेंड। तो हमारे पास 50 cp है तो कितने पास्कल पर सेकेंड से होगा, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, आप बिल्कुल गेस कर सकते हैं। बताइए क्या आएगा, जल्दी बताइए, कन्वर्जन करके आप बेसिक मैथमेटिक्स है तो क्या आएगा बताइए। 5 इंटू 10⁻²। इजी क्वेश्चन था, आपको सीधा सीधा इसको 50 सेंटीपोइस को 10⁻³ से डिवाइड करने का। तो क्या आएगा हमारा 5 इंटू ये बेसिक मैथमेटिक्स क्या थी 5 इंटू 10⁻², ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइम डिपेंडेंट न्यूटोनियन फ्लूइड्स, नेमली शेयर थिनिंग एंड शेयर थिकनिंग। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ये हमारा आता है कौन से टॉपिक से, रियोलॉजी ऑफ फूड्स, या बोल सकते हैं फ्लूइड बिहेवियर से भी बोल सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स का भी टॉपिक है बोल सकते हैं। तो अब हमारे फ्लूइड्स दो प्रकार के होते हैं, आपको तो पता होगा, एक होते हैं न्यूटोनियन, दूसरे होते हैं नॉन न्यूटोनियन। ठीक है, तो नॉन न्यूटोनियन कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, या स्ट्रेस स्ट्रेस बोल लो, या शेयर स्ट्रेस बोल लो, शेयर स्ट्रेस वर्सेस शेयर रेट का ग्राफ जो है वो लीनियर नहीं होता, उस केस में हम उसको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड भी दो प्रकार में डिवाइडेड है, ये है टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट, तो उस हिसाब से इनको हम लोग ने क्लासिफाई किया हुआ है। तो हमको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मिलती है न्यूटोनियन की, एक का ये वाला जो ग्राफ है, आपको मैं ग्राफ भी अपडेट कर दूंगा, बिल्कुल आप ये वाला ग्राफ देख लीजिए, इनमें से डायलेटेंट कौन सा है, टाइम डिपेंडेंट कौन सा है, टाइम वो कौन सा है। तो हमारा शेयर शेयर थिनिंग लिक्विड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, बिल्कुल गेस कीजिएगा क्या बोलते हैं। मैं आपको हिंट देता हूँ, सीडोप्लास्टिक डायलेटेंट में से कुछ एक है, तो वो गेस है हमारा आंसर क्या है, सीडोप्लास्टिक। मतलब शेयर थिनिंग जिसकी विस्कोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होती है, मतलब ये लाइन टाइम इंडिपेंडेंट है, ये है हमारे क्या, ये ऊपर वाला जो है मैंने हाईलाइट किया, ये है हमारा शेयर थिनिंग, जो कि है हमारा सूडोप्लास्टिक। ठीक है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। और ये है जैसे टाइम के इंडिपेंडेंट के साथ इसकी विस्कोसिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी विस्कोसिटी बढ़ रही है इस प्रोडक्ट की, जैसे इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करने पे, तो इनको बोलते हैं हम लोग डायलेटेंट। इनके अब मैं आपको इस क्वेश्चन का एग्जांपल, मतलब इसमें हमारा असाइनमेंट रहेगा कि हर एक ना एक आपको इस जितने भी प्रकार के यहाँ पर लिखे हैं, थिक्सोट्रोपिक हो, रियोपेक्टिक हो, न्यूटोनियन हो, नॉन न्यूटोनियन, डायलेटेंट, फिर बिंगम फ्लूइड, जितने भी उनके एग्जाम्पल्स और उनका ग्राफ कैसा ड्रॉ होता है ये आपको बनाना है। इसके लिए मैं बोल सकता हूँ इंट्रोडक्शन टू फूड इंजीनियरिंग बोल के आर पॉल सिंह की बुक है, वो बुक को भी आप रिफर कर सकते हो, और वहां से आप यहाँ इस क्वेश्चंस के मतलब इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करके हमारे अपने अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सर इज मिसमैच बिलो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले से बोल देता हूँ, सिग्मा ब्लेड मिक्सचर जो कि हमारे चॉकलेट मिक्सेस वगैरह को मिक्स करने के लिए यूज होते हैं, उसको यहाँ पर लो विस्कोसिटी बोल दिया है, यही हमारा गलत आंसर है। आपको ऑप्शन देखना है, मिसमैच वगैरह में रहता है ना, उसमें ऑप्शन को एनालाइज करना है। ठीक है, बाकी ये तो हमारा बेसिक इक्विपमेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड पे था, तो आपको यहाँ पर इक्विपमेंट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तब हम लोग जाते हैं आगे। The extraction or separation of food component is fundamental for preparation of ingredients during processing. The process of removing liquid from solid is referred to as centrifugation, filtration, expression, extraction. ठीक है, extraction ठीक है, मतलब हम लोग देखिए, अब बेसिक प्रोसेसेस हमारे इंडस्ट्री में जो कि यूज होते हैं वो क्या चीज के लिए यूज होते हैं कि हमको कोई सा कंपोनेंट, कोई सा फूड का कंस्टिट्यूएंट को अलग करना है, उसको सेपरेट करना है, तो हम लोग अलग अलग टर्म देते हैं, तो उसका एक टर्म क्या, एक्सट्रैक्शन या सेपरेशन। ठीक है, लेकिन अगर हमको लिक्विड, रिमूविंग लिक्विड फ्रॉम सॉलिड इज रिफर्ड टू एज एक्सट्रैक्शन। ये थोड़ा सा मतलब लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई नॉलेज यूज नहीं होने वाला। फिर इसके बाद हम लोग देखने हैं
10th क्वेश्चन, द बेनिफिट ऑफ साइज रिडक्शन ऑफ फूड्स इन फूड प्रोसेसिंग आर एज फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब यहाँ पर हमको साइज रिडक्शन मतलब जो हमारे साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स है, मतलब कि हम लोग गेहूं है, गेहूं बोले, मक्का बोले, चना बोले, उसका बेसन बनाते, चक्की का आटा बनाते, क्यों बनाते? तो उसी तरह से मैं बोल रहा हूँ क्यों बनाते, तो हमको सीधी सीधी बात है कि हमको यहाँ पर बेनिफिट्स मतलब एडवांटेजेस क्या होते हैं हमारे अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स को उसके साइज को रिड्यूस करके, तो हमको क्या क्या मिलता है उससे, मतलब क्या क्या अचीव करते हैं हम लोग वहां से, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्लियर क्लियर लिखा हुआ है कि अ सिमिलर रेंज ऑफ पार्टिकल्स अलाउ मोर कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ये भी मेरे ख्याल से स्टेटमेंट सही है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। साइज रिडक्शन हैज लिटिल और नो प्रिजर्वेटिव इफेक्ट। एक तरह से इसको हम लोग ले सकते हैं, लेकिन फिर देखते हैं। There is increase in the surface area to volume ratio of the food, which decreases the rate of transfer of drying, heating or cooling, improves the efficiency and rate of extraction of liquid from of living। ये तो सही है कि कोई भी प्रोडक्ट को हम अगर उसका साइज रिड्यूस कर दे तो हमको एफिशिएंसी तो अच्छी मिलती है, ये भी सही है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। मेरे को यहाँ पास लग रहा है कि ये कभी भी हम लोग कोई भी प्रोडक्ट का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो उसका रेट ऑफ हीटिंग और ड्राइंग और कूलिंग तो बढ़ जाता है, मतलब ये इंक्रीज की वजह डिक्रीज होना था। इसका नाम हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? सी। ठीक है, देखते हैं, सी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एन इमल्शन। तो हमको यहाँ पर बेसिक सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन मिला है। सरफेस केमिस्ट्री बोल सकते हो एक तरह से, या तो बेसिक हमको सॉल्यूशंस हेट्रोजेनियस होमोजेनियस में से। देखते हैं इसका भी आंसर क्या है। तो इसका आंसर है विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्स फेस्ट। मेरे को आप बताइए, इमल्शन मतलब इमल्शन या बोलो या हेट्रोजेनियस जितने भी सॉल्यूशन है, इमल्शन हुआ, जेल हुआ, एरोसोल हुआ, लायोफिलिक सोल, लायोफोबिक सोल, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल जेल, ये सब चीजों के एग्जाम्पल और इसमें डिस्पर्स फेज और मीडियम कौन होता है, ये आप इसका एक चार्ट बना लीजिए, या तो मैं पढ़ के इसके बारे में मेरे को इंफॉर्मेशन है, जो कुछ भी डाउट होगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर प्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ फूड। प्रोक्सीमेट एनालिसिस मतलब जिसमें ना हमको एक तरह से अप्रोक्स वैल्यू नहीं, प्रोक्सीमेट मतलब हमको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होगी। तो देखते हैं हम लोग, तो फूड में हमको एग्जैक्ट वैल्यू किस किस चीज की चाहिए होती है, हम लोग मतलब लेबल देखते हो, जो भी हम लोग एनालिसिस करते हैं, मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव अप्रोक्सीमेटली मतलब हमारा होता है क्वांटिटेटिव, मतलब जहां पर हमको वैल्यू से उसको डिफाइन करना पड़ता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन का तो मैंने आज तक नहीं सुना प्रोक्सीमेट एनालिसिस होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, हाँ इसका करते हैं हम लोग। ठीक है, शुगर्स वगैरह का भी ऐसा कुछ नहीं सुना, मिनरल्स का भी नहीं करते, फैट, विटामिन, मिनरल्स नहीं। हमारा बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का हमारा प्रोक्सीमेट एनालिसिस होता है। ठीक है, अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिलेटेड टू अदर थ्री। ठीक है, अब हमको यहाँ पर देखना है कि किनके बीच में कोई ऐसे जोड़ी नहीं बनना है, मतलब मिल्क का इवेपोरेशन करते हैं जिससे कि हमको क्या मिलता है, कंडेंस मिल्क मिलता है। ठीक है, पीस का हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं ड्राइड पी बनाने के लिए, ये भी सही है, सन ड्राइंग करते हैं। ग्रेप्स का भी हम लोग क्या बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, किशमिश, किशमिश को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, उसका भी सन ड्राइंग करके बनाते हैं, सही है। हाँ, ये थोड़ा लीस्ट रिलेशन इनके बीच, रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑरेंज जूस। और रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं, उसमें शायद तक अलग प्रोसेस यूज करती है ऑरेंज जूस कंसंट्रेट बनाने के लिए। तो ये ऑप्शन हमारे को लीस्ट रिलेटेड लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा, यस करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रिस्क फैक्टर इन हार्ट डिसीजेस। अब ये टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे को HDL, VLDL और LDL की डेफिनेशन बोलो या इसका क्लासिफिकेशन क्यों ऐसा किया गया है, इसके बारे में मेरे को बताना है आपको। ठीक है, ये आपका
असाइनमेंट या बोलिए, इसके बारे में भी आपको आगे अच्छे अच्छे क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये हार्ट डिसीजेस के लिए सबसे खतरनाक रहता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट, aspartame is a low caloric sweetener resulting from the combination of two amino acid. The amino acid used are, गैस करिए। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या लिखा है, लो कैलोरी स्वीटनर, मतलब ये एक तरह का आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि फूड प्रोडक्ट में बनाया जाता है, जो कि 2 अमीनो एसिड से बनता है। तो ये आपको सबसे पहले स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में पता रहना चाहिए। तो उसके लिए ना मैं आपको, ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में, मतलब हर बार इसके बारे में कुछ ना कुछ आपको स्वीटनर के बारे में पूछने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि स्वीटनर का एज कंपेयर टू सुक्रोज, हाउ मच इट इज स्वीटर। तो आप मेरे को ना सबसे ज्यादा स्वीट रहने वाली सुक्रालोस हो, एलिटिम हो, कौन सी मेरे को बताओ, सैकेरिन हो, एसल्फेम के हो, जितने सारे स्वीटनेस आर्टिफिशियल, उनके बारे में देखिए। बल्कि मेरे को ये भी बताओ कि जितने भी शुगर्स है हमारे, वो कितने टाइम्स स्वीटर है एज कंपेयर टू सुक्रोज। और प्लस आपको एक कंसेप्ट सीखना है, डी बोलते हैं डेक्सट्रोज इक्विवेलेंट, ये वाला भी कंसेप्ट आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है एस्पर्टिक एसिड एंड फिनाइलएनिलीन, ठीक है, 2 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। और एक और साथ में इसमें मेरे को ये बताइएगा कि एस्पेरेटम सुक्रोज से कितना टाइम स्वीटर है, ठीक है। ये सब डेटा आपको रखना जरूरी है क्योंकि आपको पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू अदर 3, ठीक है। अब देखो ये चारों ही टेक्निक मेरे ख्याल से लिपिड एस्टिमेशन की टेक्निक है, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे को लगता है गेट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और लाइफ साइंसेस में ये सब आते हैं, ठीक है, लिपिड एस्टिमेशन की। लेकिन यहाँ पर आपको हर एक प्रोसेस का एक्सट्रैक्शन मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। और एक्सट्रैक्शन मेथड में बोला, सॉरी, इनका प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो गर्बर मेथड क्या है हमारा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, ठीक। और सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन क्या है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है। मोजोनियर मेथड भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, जहां पर हम लोग इसमें तो ईथर यूज करते हैं, पेट्रोलियम ईथर, ये भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है। और ये ब्लाई एंड डायर जो हमारी प्रोसेस है, ये बैक्टीरिया के अंदर लिपिड फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर जितना भी लिपिड प्रेजेंस है, उनको एस्टिमेट करने के लिए हम लोग ब्लाई एंड डायर टेक्निक हमेशा यूज करते हैं। गर्बर मेथड ये हमारी लिस्ट रिलेटेड है इस प्रोसेस में। इज इट करेक्ट? लेट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If moisture content of food is 20% on wet basis, calculate the moisture content on dry basis, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको याद होगा, मॉइस्चर कंटेंट। अब आपको 20% दिया है तो हमारा वाटर एक्टिविटी या मॉइस्चर कंटेंट फैक्टर कितना होगा 0.20, ठीक है। तो हमको किस पे निकालना है मॉइस्चर कंटेंट, मान लो ये फॉर्मूला है मॉइस्चर कंटेंट ऑन, हमको निकालना है ड्राई वेट बेसिस, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट ड्राई वेट बेसिस, सॉरी, ड्राई वेट मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस अपॉन 1 माइनस मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस, सॉरी वेट बेसिस। तो हमारा ये मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस कितना है 0.20, तो ये आएगा 0.20 अपॉन 1 माइनस 0.20, ये आएगा 0.2 अपॉन 0.8, ये डेसिमल हटके ये होगा 2/8, 1/4, ये होगा 20.25। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा हमको 25%। तो हमारा आंसर क्या है 25%, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। सॉरी, मेरे को एक चीज बताना था, इसमें भी एक आपको एक देखना है, इसमें कंसेप्ट रहता सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। अब ये सब चीजें तो एक दिन में नहीं होगी, लेकिन अगर आप एक कंप्लीट वीडियो देख रहे हो यहाँ तक पेशेंटली, तो सॉर्प्शन आइसोथर्म बोल के कब रहता है, तो उसको आपको पढ़ना है, रीड करना है, और मेरे को बताना है कि किस वक्त पे किस तरह का रिएक्शन या किस तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ होते हैं। मतलब ये सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, कोई भी पैरामीटर को जब हम लोग वाटर एक्टिविटी के साथ रिलेट करते हैं और उसके साथ हम लोग कोई भी रिएक्शन, लिपिड ऑक्सीडेशन, एंजाइमेटिक रिएक्शन, मेलियार्ड ब्राउनिंग, बैक्टीरियल ग्रोथ, ईस्ट ग्रोथ, मोल्ड ग्रोथ, कौन सा
हाई पीएच पे, लो पीएच पे, इसी से हमको सब चीज मिलता है। ये वाला कर्व आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक, द बेकिंग परफॉर्मेंस ऑफ, हाँ, द बेकिंग परफॉर्मेंस ऑफ wheat flour improves when they are treated with maturing agents. Among the maturing agents that may not be added in wheat flour for this purpose is, तो मैचुरिंग एजेंट हम लोग, मेरे ख्याल से, मेरे को जहां तक याद है, ये हमको ये वाला टॉपिक ब्रेड मेकिंग में आता है हमारा, फूड टेक्नोलॉजी में भी है, और फूड केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किया गया। तो ये इसका पोटेशियम प्रोपियोनेट आंसर है, जो कि हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है, इसका रीजन आप फाइंड आउट कीजिएगा। रिगर मोर्टिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन लैक्टिक कंसेंट इन विच ऑफ द फॉर्म, किस वजह से? मेरे ख्याल से डेक्स्ट्रिन तो नहीं हो सकता, अमाइलोपेक्टिन से भी नहीं होता, अमाइलोस से भी नहीं होता। और एनिमल में किस तरह का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो कि है ग्लाइकोजन, उसी से हमारा लैक्टोज होता है। और ग्लाइकोजन क्या है? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, ठीक है, इनकरेक्टली मैच, ठीक। चलो, लैक्टोबैसिलस बल्गारिकस। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या गलती की है कि हाँ, ये साइंटिफिक नेम है, मेरे को इसको इटैलिक्स में रखना चाहिए, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ रहा हूँ इसको, मैंने पेन से लिखा है, इसका मैंने सब नेम्स को अंडरलाइन कर दिया एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट या डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट। तो मैं रूल्स फॉलो करना इतना जरूरी है, बोल रहा था कि एज अ डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हमको ये सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस बल्गारिकस से हमको फर्मेंटेड मिल्क मिलता है, हाँ बिल्कुल है, जो कि हमारा ये एक प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एस्परजिलस नाइजर से अमाइलस मिलता क्या? नहीं। राइजोपस निग्रिशन से ग्लूकोनिक एसिड मिलता क्या? नहीं। और सेकेरोमाइसिस सेरेवेसिस से ब्रेड बनता क्या? नहीं। ये तो सही है, ये एक सही है। अब इन दोनों ऑप्शन में हमको सेलेक्ट करना है। तो मेरे ख्याल से एस्परजिलस नाइजर से अमाइलेसिस तो हमको अचीव नहीं होते हैं, ठीक है। ग्लूकोनिक एसिड भी मिलता हमको राइजोबस से, तो करेक्ट आंसर है हमारा, सॉरी मैं ग्लूकोनिक एसिड हमको अलग, राइजोपस निग्रिकन से मेरे ख्याल से सिट्रिक एसिड मिलता हमको। हमको ये आता है हमारा फर्मेंटेशन टॉपिक का क्वेश्चन है बहुत बड़ा, जो कि मेरे ख्याल से फूड केमिस्ट्री और फूड माइक्रोबायोलॉजी में कॉमन सिलेबस शेयर करता है। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Marasmus is caused due to deficiency of protein or carbohydrates or both. It shows the following symptoms except। अब मैरसमस डेफिशिएंसी डिसीज है, जो किस वजह से होता है? तो ये हमेशा होता है हमारा बेली जनरली कम्स आउट, ठीक है। मतलब कि क्या सिम्टम होता है? अभी मेरे को बताओ, बेली बाहर आना ऐसा कोई सिम्टम है क्या? ऐसा कोई सिम्टम नहीं है, वो एक साइन बोल सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो बच्चों में होता है, इसमें क्या होता है? श्रिवल्ड अपीयरेंस होता है, और हमारे बच्चों के जो फेस है वो बहुत पतला हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है, और साथ में आंखें जो है वो पूरी सूख जाती है, श्रिंकन हो जाती है, और स्किन जो है उसमें फोल्डिंग आ जाते हैं, और फैट और मसल कम हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड टू एज ब्रेड वीट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से ट्रीटियम एस्टिवम ही है, जो कि हमारा साइंटिफिक नेम है वीट का, जिसको हम लोग ब्रेड मेकिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर डबल ए डाल गए हैं, बाकी कोई बात नहीं। तो मेरे ख्याल से, बताइए जल्दी बताइए, आप केस कीजिए। पायरुविक एसिड तो बनता है बॉडी में, लैक्टिक एसिड भी बनता है। पायरुविक एसिड किस में बनता है? हमारा हमारा ग्लाइकोलाइसिस में। लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में बनता है। अब इन दोनों में एस्कोर्बिक एसिड बनता क्या? लेट अस सी। ओलिक एसिड ऐसा फैटी एसिड है जिसको हम लोग को बाहर से कंज्यूम करता है। एस्कोर्बिक एसिड भी कई कई बार सिंथेसाइज होता, लेकिन एज सच यहाँ पर दोनों में, क्योंकि हम लोग बोलते हैं एस्कोर्बिक एसिड जो विटामिन सी है वो बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। ऐसा सिंथेसिस के बारे में तो एज सच कोई नहीं है,
ठीक है। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस इज नोन एज, सेंसिबल हीट बोलेंगे क्या उसको, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे क्या, कैलोरी बोलेंगे क्या, लेटेंट हीट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बताइए बताइए। अब देखिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। हम पकड़ते हैं वाटर को एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, मतलब हमारे अर्थ की जो प्रेजेंट कंडीशन है ना उस पे हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इस स्टेट पे हमारा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं किन किन स्टेट्स में वाटर एग्जिस्ट करता है। तो इसके इस तरफ क्या एग्जिस्ट करता है, ये आइस के फॉर्म में, इस फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में, इधर गैस में, ठीक है। तो गैस में कौन सा होगा, वेपर, वेपर फॉर्म में होगा, ठीक है। इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो 0 डिग्री से मेरे को बताओ, अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ मैं -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से मैंने इसको 0 डिग्री सेल्सियस तक ले गया, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से इसको इधर ले गया तो लिक्विड बन गया। फिर यहाँ से 0 डिग्री से 100 ले गया तो हमारा हो गया ये गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो हमको -15 से 0 तक ले जाने में जो हीट लगी उसको हम लोग बोलते हैं सेंसिबल हीट, क्योंकि यहाँ पास क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। सेंसिबल हीट में हमेशा टेम्परेचर चेंज होता है हमेशा, ठीक। और हमारा जब ये आइस से लिक्विड फॉर्म में जाएगा, मतलब सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जाएगा कभी भी हमारा प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट बोल रहा हूँ वाटर, तब वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। और यहाँ पर पहले से ही लिखा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। ये हो गया हमारा आंसर, लेटेंट हीट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डायमेंशंस dimensionless Reynolds number characterize the fluid flow. The Reynolds number less than 2100 indicates. तो बताइए अबाउट 2000, एक सेकेंड गेस, तो रेनॉल्ड्स नंबर किस फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, बताइए बताइए, चलो देख ही लीजिए आप। स्ट्रीमलाइन फ्लो को, जहां पर हमारे लिक्विड के लेयर्स एक तरह से पैरेलली चल रहे हैं, एक तरह से एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, बताइए कौन सा पंप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं है इनमें से, बताइए जल्दी बताइए। टाइप्स ऑफ पंप आप पढ़े हो तो आपको पता रहेगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्यों पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स के एक्शन से चलता। ये अब मेरे को बताइए रेसिप्रोकेटिंग का प्रिंसिपल क्या है, रोटरी का प्रिंसिपल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल का क्या है, गियर पंप का ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ एक और रहता पेरिस्टाल्टिक पंप रहता है एक, उसका एग्जाम्पल और उसका एप्लीकेशन मेरे को बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल ऑपरेशन हीट इज नॉट ट्रांसफर्ड, हीट ट्रांसफर किस में नहीं होती, इमल्सिफिकेशन में नहीं होती, फ्रीजिंग में भी हीट ट्रांसफर होती, पाश्चराइजर में होती, ब्लांचिंग में होती। ब्लांचिंग का प्रिंसिपल बताइए, किन किन एंजाइम को हम लोग यहाँ पास इनएक्टिवेट करते हैं इन प्रोसेस में, तो हमारा इमल्सिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई फूड इज केप्ट एट रेफ्रिजरेटेड कंडीशन इज कंसिडर्ड एज सेफ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ साइक्रोफाइल्स, तो साइक्रोफाइल्स ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर पे ही ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। लो टेम्परेचर अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ पैथोजन, सोच सकते हैं। लो टेम्परेचर किल माइक्रोब्स, ऐसा तो हो नहीं सकता। लो टेम्परेचर अरेस्ट ग्रोथ ऑफ ऑल माइक्रोब्स, ऐसा भी नहीं हो सकता। मतलब हमारा आंसर ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लियाडिन प्रोटीन ऑफ ग्लूटेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डो, देखिए ब्रेड के ऊपर तो आपको मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन तो आप समझ के चलिए कि ब्रेड से पूछा जाएगा। तो बताइए किसके लिए ग्लियाडिन किसके लिए, एक्सटेंसिबिलिटी के लिए, जिससे ही आप मतलब आप फसीनोग्राफ, मतलब हम लोग एक्सटेंसिबिलिटी कैसे मेजर करते हैं डो की, उस चीज के बारे में आप बताइए। फूड इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फूड केमिस्ट्री में भी इसको एक्सप्लेन किया गया कि
किस कंस्टिट्यूएंट से वीट वीट के अंदर का किस कंस्टिट्यूएंट हमारा किस प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भी हम लोग देखेंगे, आप पढ़ सकते हो सब चीजें। Which of the following dryer is used for drying of peas? Fluid bed dryer। क्यों यहाँ पर हमको IQD इंडिविजुअली क्विक ड्राइंग, तो हम लोग उसके लिए फ्लूइडाइज बेड ड्रायर। फ्लूइडाइजेशन मतलब हम क्या करते हैं बताइए, एक ऐसा फ्लूइडाइज बेड रहता है, उसके ऊपर हम लोग सिंगल प्रोडक्ट को, हर एक प्रोडक्ट को हवा में ले जाके उसके अंदर का वाटर इवेपोरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, उसी को हम फ्लूइडाइजेशन बोलते हैं। और इसको हम लोग फ्लूइडाइज बेड ड्रायर से ही ड्राई करते हैं पी को। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एफपीओ या एफएओ स्पेसिफिकेशन टोमेटो पेस्ट मस्ट कंटेन कितना टीएसएस होना चाहिए, 25%। ठीक है, नेक्स्ट, वाटर हार्डनेस इन्फ्लुएंस द प्रोसेस फूड क्वालिटी। हार्डनेस ऑफ वाटर इज मेजर्ड इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, बताइए आप कितना पीपीएम होना चाहिए आरओ वाटर का यूज्ड इन हार्डनेस कितना होना चाहिए सॉफ्ट वाटर का बॉयलर हाउस के लिए, और हार्डनेस ऑफ आरओ वाटर यूज्ड इन बॉयलर बॉयलर और फूड इंडस्ट्री। रिडक्शन इन साइज ऑफ सॉलिड फूड इज रिफर्ड टू एज कम्यूटेशन है शायद तक इसका आंसर। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको बोलेंगे हम लोग कम्यूटेशन। Which of the following mixer is generally used to mix bread dough? बताइए कौन सा यूज करते हैं, जेड ब्लेड मिक्सर। देखिए बहुत सारी चीजें डायरेक्ट अ प्रोसेस ऑफ एक्सपोजिंग raw fruits and vegetables to heat for a few moments by immersing in boiling water or within steam is known as सीरीज है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग में कौन से एंजाइम इनएक्टिवेट होते हैं, पॉलीफिनॉल परऑक्सीडेस, पॉलीइथाइलिन, पॉली पॉलीपेक्टिन एक्सटाइरेस, बहुत सारे एंजाइम है, उसमें मेन है पीपीओ पॉलीफिनॉल पर ऑक्सीडेस एंजाइम को आपको इनएक्टिवेट करना, जो कि ब्राउनिंग के लिए वो होता है। इसके साथ एस्कॉर्बिक एसिड पर ऑक्सीडेस, इन सब एंजाइम को इनएक्टिवेट करने के लिए हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। ब्लांचिंग का टेम्परेचर, टाइप ऑफ ब्लांचिंग, कितने बार होता है, और इसके साथ एक और प्रोसेस IQB इंडिविजुअली क्विक ब्लांच भी आपको पढ़ना होगा, और टाइप्स ऑफ ब्लांचर भी आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is least related to the three? Sterilization, beans, baking biscuit, drying peas, freezing red meat। स्टरलाइजेशन, बीन्स का कभी आपने स्टरलाइजेशन सुना है, तो यहाँ इसका आंसर क्या है, ए रेड मीट। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आप रखिएगा, मैं इसको आपको रिव्यू करके बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में शायद तक इसमें कुछ गलती हो सकती है। रेड मीट का फ्रीजिंग, हाँ वैसे रेड मीट का फ्रीजिंग नहीं होता है जहाँ तक। स्टार्च इज मेड अप ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉलीमर्स, amylose and amylopectin। Waxy wheat has shown up to lack measurable amount of, बताइए बताइए कौन सा है, अमाइलोपेक्टिन नहीं, अमाइलोस, जो कि हमारा जो कि अमाइलोस जो है हमको स्ट्रेचेबल या हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल देता है वो। अमाइलोपेक्टिन से वैक्सी वो चिपकना मतलब बहुत ज्यादा चिपको हो जाता है, अमाइलोस थोड़ा उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है मैकेनिकल। ठीक है, naturally occurring pigments in food are generally water soluble, which one of the soluble pigment is oil soluble? मेरे ख्याल से कैरोटीन है जो कि वो है ऑयल soluble, और कैरोटीन कलर को ही हम लोग बटर में वगैरह यूज करते हैं। नेक्स्ट, there are considerable variation in the protein contents among cereal. Which of the following cereal higher percentage of protein content? कौन सा है बताइए, पियर मिलेट। और आप जानते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अभी वर्ल्ड मिलेट्स ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। सीरियल कंटेन्स appreciable amount of toxic and anti-nutritional substance. Which of the following anti-nutritional substance is not found in appreciable quantity in cereals? Saponins। ठीक है, आप मेरे को एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं,
जैसे कि हमारे कौन से इनहिबिटर, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, टेनिन्स, फाइटेस, पॉलीफिनॉल, क्या क्या है बताइए, लिस्ट कीजिए, इनका फंक्शन क्या है, अगर इनको कंज्यूम कर ले तो क्या होगा, इनको खत्म करने के लिए हमको कौन सा प्रोसेस यूज करना पड़ता है, कैसे कर सकते हैं बताइएगा। नेक्स्ट, food can be classified according to their pH into low acid, medium acid, highly acid. Which of the following class of food does not have correct pH value? देखिए मैच करते हैं, लो एसिड pH 5.0 एंड हायर, उसका पीस, बीन्स, एस्परगस। मीडियम एसिड 5.02, मीट, यही गलत है, मीडियम एसिड की एसिड और सही है, हाईली एसिड यही गलत है, क्योंकि मीट वगैरह का पीएच जो है हमेशा नियर न्यूट्रलिटी 5.6 के आसपास रहता, अब ही रहता उसके। इसका शायद तक बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड में बी सेपरेटेड बाय, बताइए हम नमक और उसको अलग कैसे करेंगे, सीधी बात है, इवेपोरेशन, इजी था। watery part of milk separated from curd during cheese making used in manufacture of, क्या करते हैं, मिल्क को हम लोग कर दिए चीज मेकिंग में तो क्या मिलता है हमको, कर्ड मिलता है एक साइड वे मिलता है, और उस वे से हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोटीन। वे वे से प्रोटीन बनाते हैं। और लैक्टिक एसिड, नहीं लैक्टिक एसिड नहीं बनाते हम लोग, वो तो बहुत आगे की बाय प्रोडक्ट प्रोसेसिंग में आता है, ये आंसर नहीं हो सकता, आंसर होगा प्रोटीन। एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द ह्यूमन बॉडी, बताइए, ये गेस कीजिए, कैल्शियम लगता है, और कैल्शियम का वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स कौन सा है, मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकल टेम्परेचर रेंज फॉर फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशन आर इंडिकेटेड बिलो, indicate which one of the following is a mismatch, spray drying, baking, 200 to 250, extrusion, cooking, UHT, canning, pasteurization, hot air drying। मेरे ख्याल से ये भी सही है, देखते हैं, यही है मतलब, यूएसटी, एक्सट्रूशन कुकिंग थोड़ी ज़्यादा पे होती है, और उसके बाद एंथैल्पी इज द हीट कंटेंट ऑफ एनर्जी लेवल इन सिस्टम पर यूनिट मास एंड इट्स यूनिट इज जूल्स पर केजी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निक फॉर सेपरेटिंग प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड ऑन द फ्री चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड मॉलिक्यूलर साइज, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सिर्फ मॉलिक्यूलर साइज बोलता तो क्रोमेटोग्राफी आता हमारा। मेरे को ये बताइए, आरपी एचपीएलसी और एसई एचपीएलसी में क्या फर्क है, और क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, कितने टाइप का होता है। एनालिटिकल प्रोसीजर वेयर द वेट ऑफ फूड कंज्यूम मेजर एंड सुटेबल आफ्टर सुटेबल ट्रीटमेंट्स इज कॉल्ड एज, हमेशा हम वेट ले रहे हैं ना फूड का, तो हमारा वो रहेगा हमेशा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसके बाद हम लोग लेंगे लास्ट क्वेश्चन, जो कि प्रोटीन कैन बी असेस्ड इन फूड बाय सेवरल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर प्रोटीन एस्टिमेशन, तीनों मेथड में से कौन सी, प्रोटीन एस्टिमेशन, और प्रोटीन एस्टिमेशन के लिए मेरे ख्याल से हम लोग ये नॉट को में इज यूज्ड फॉर प्रोटीन एस्टिमेशन, फॉर्मल टाइट्रेशन हम लोग अलग यूज करते हैं, पाइंस मेथड है, लेकिन स्टैंडर्ड मेथड जेल्डाल है, थर्मल कंबाइनेशन मेथड हम लोग एश के लिए यूज करते हैं, सॉक्सलेट हम लोग लिपिड एस्टिमेशन के लिए करते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये सब क्वेश्चन समझ आए होंगे, कई कई क्वेश्चन में ऑप्शन में इधर उधर हो जाता है, टाइपिंग एरर हो जाता है, तो भी हम आपको करेक्ट करेंगे, अगर गलत हुआ तो हमको मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, या कम्युनिटी टैब में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा एप्लीकेशन को हम लोग, आप देख लीजिए हमारा एप्लीकेशन को यूज कीजिए, इसमें आपको जितने भी तरह के फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी हैं उनको आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, थैंक यू।